ये बात है साल 1914 की, जब एक 8 साल का बच्चा जापान के एक गांव में खेल रहा था। तभी उसने 4 पहियों पर चलती एक मशीन देखी। ये फोर्ड का मॉडल टी था, जिसको देखकर ये बच्चा बहुत ज्यादा हैरान हुआ। यही वो दिन था जब उस 8 साल के बच्चे को गाड़ियों और मैकेनिकल पार्ट से पहली बार लगाव हुआ था। इसका नाम था सोचाइरो होंडा, और किसको मालूम था कि आने वाले वक्त में इसका नाम हमें हर छोटी बड़ी गाड़ी पे देखने को मिलेगा। 1906 में जापान के माउंट फूजी के करीब एक छोटे गांव में सोचाइरो होंडा का जन्म हुआ था। उनके पिता लोहार होने के साथ साथ पार्ट टाइम में साइकिल रिपेयर का काम भी करते थे। होंडा के 5 भाई बहन पहले ही बीमारियों की वजह से मर चुके थे, और उसके माँ बाप को अपने इस बच्चे से काफी उम्मीदें थी। लेकिन पढ़ाई से तो कोई लगाव नहीं था। वो अपने पिता के साथ साइकिल रिपेयर करने में होंडा को ज्यादा दिलचस्पी थी। जब वो 16 साल का हुआ तो उसने न्यूज़पेपर में एक ऐड देखा। टोक्यो के एक ऑटोनोमी कंपनी में टेक्नीशियन चाहिए थे। होंडा ने कंपनी को जॉब के लिए लेटर लिखा, और खुशकिस्मती थी कि वहां से पॉजिटिव रिप्लाई भी आ गया। यही वो टाइम था जब होंडा अपना घर और स्कूल छोड़कर कमाने की आस लगाए टोक्यो के लिए रवाना हो गए। होंडा का ख्वाब तो तब टूटा जब वो टोक्यो में 8 शुकाई पहुंच गया था। कंपनी के मालिक ने होंडा से साफ सफाई के काम करवाना शुरू कर दिया, और यहाँ तक कि उसको बेबी सिटिंग पर लगा दिया। होंडा बेचारा करता तो क्या करता। एक तरफ वो अपना घर और माँ बाप को छोड़कर निकला था, तो दूसरी तरफ उससे फालतू काम किए जा रहे थे। उसको वापस अपने गांव जाने में शर्म आ रही थी, क्योंकि वो अपने पेरेंट्स को फेस करने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। यही वजह थी कि अगले कई महीनों तक वो वही ऑड जॉब्स करने पर मजबूर रहा। कुछ ही महीनों के बाद ऑड शुकाई के मालिक ने होंडा से वर्कशॉप के काम भी लेना शुरू कर दिए। होंडा को इस काम में शुरू से बहुत इंटरेस्ट था, इसलिए वो चीजों को आसानी से समझ जाता था। चंद महीनों में वो हर तरह की गाड़ी और उनके पार्ट्स के बारे में काफी कुछ जान चुका था। इस दौरान ऑड शुकाई ने 2 स्पोर्ट्स कार भी बनाई, जिसमें पहली गाड़ी 8 डैमलर थी और दूसरी कर्टिस। ये दोनों गाड़ियां यूज्ड इंजन को इस्तेमाल करके बनाई गई थी, जिन्होंने जापानीज मोटर कार चैंपियन 1924 में पहली पोजीशन भी हासिल की। होंडा अभी काफी अच्छा मैकेनिक था, लेकिन इस रेस में वो ड्राइवर के साथ इंजीनियर के तौर पर बैठा था। यही वो इवेंट था जिसके बाद सोचाइरो होंडा ने स्पोर्ट को अपना रिलीजन बना लिया। अगले कई सालों तक वो ऑड शुकाई में ही जॉब करता रहा और अपने एक्सपीरियंस को बढ़ाता भी रहा। 1948 में 22 साल की एज में उसके मालिक ने अपनी एक और ब्रांच खोलने का फैसला किया। ये ब्रांच हमामात्सु शहर में खोलनी थी, जिसको चलाने के लिए मालिक ने होंडा को जिम्मेदारी देकर वहां भेज दिया। होंडा ने 8 शुकाई की इस नई ब्रांच को एक वर्कर से शुरू किया था, और सिर्फ 2 ही सालों में 30 वर्कर तक पहुंचा दिया। वो अब एक ब्रिलियंट मैकेनिक और रेसिंग ड्राइवर भी बन चुका था। उसने अपनी महारत का फायदा उठाते हुए अपने मालिक के लिए एक स्पोर्ट्स कार डिजाइन की। ये गाड़ी 120 किलोमीटर के पर हावर के स्पीड से चल सकती थी, जिसने पुराने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए थे। ये रिकॉर्ड जापान के अपने 20 सालों तक हाईएस्ट रिकॉर्ड बन गया था। मालिक के दिल में होंडा की अहमियत काफी बढ़ चुकी थी। वो अपना खुद का वर्कशॉप खोलना चाहता था, लेकिन शायद किस्मत को ये मंजूर नहीं था। 1936 में रेसिंग के दौरान होंडा का एक खौफनाक हादसा हो गया। इस एक्सीडेंट में उसकी जान तो बच गई, लेकिन उसका लेफ्ट हाथ फ्रैक्चर हो गया, शोल्डर डिसलोकेट हो गया और चेहरे पर कई जख्म आ चुके थे। उसको अपनी जिंदगी यहीं खत्म होते दिखाई दे रही थी। ना वो मैकेनिक का काम कर सकता था और ना ही रेसिंग में हिस्सा ले सकता था। कई महीनों के बाद वो जब दोबारा ठीक हुआ तो उसने मालिक से रिक्वेस्ट की कि वो अब ये रिपेयरिंग का काम नहीं कर सकता, बल्कि उसने आइडिया पेश किया कि क्यों ना वो अब स्पेयर पार्ट्स बनाने के लिए एक अलग कंपनी शुरू करे। मालिक के स्टेक होल्डर्स ने होंडा का ये आइडिया फौरन रिजेक्ट कर दिया। उनको ऑलरेडी प्रॉफिट मिल रहे थे और कोई भी नहीं चाह रहा था कि नया रिस्क लिया जाए। इसी पर होंडा ने डिसाइड किया कि पार्ट्स मैन्युफैक्चरिंग की कंपनी वो अकेले ही खोलेगा। 1936 में 30 साल की उम्र में उसने अपने दोस्त के साथ मिलकर टोकाइसे की हैवी इंडस्ट्री खोली और अपने दोस्त सिचाइरो काटो को उसका प्रेसिडेंट बना दिया। कंपनी तो वो खोल चुके थे, पर होंडा के पास इसको चलाने के लिए कोई इन्वेस्टमेंट नहीं थी। वो दिन भर मालिक के लिए काम करता था, जबकि रात में अपनी नई कंपनी के लिए खुद इंजन पिस्टन बनाने की कोशिश करता था। अगले कई महीनों तक वो इसी रूटीन पे चलता रहा, लेकिन उसको कोई कामयाबी न मिल सकी। उल्टा वो लगातार शिफ्टें लगा लगा कर कमजोर हो चुका था। एक के बाद एक नाकामी उसका रास्ता रोके बैठी थी। तभी उसने मेटलर्जी में महारत हासिल करने के लिए एक यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लिया। 1939 में 3 सालों की लगातार मेहनत करने के बाद वो आखिरकार एक पिस्टन बनाने में कामयाब हो गया।
अब उसने अपने मालिक की जॉब छोड़ दी और फुल टाइम पिस्टन बनाने में लग गया। पर उसको ये मालूम ही नहीं था कि उसके बनाए हुए पिस्टन में अभी भी कई फॉल्ट मौजूद हैं। उसने टोयोटा कंपनी को अपने पिस्टन ऑफर किए तो टोयोटा ने 50 में से 47 डिजाइन्स रिजेक्ट कर दी। ये खबर होंडा पर बिजली बनकर गिरी, क्योंकि उसके पास अब वापसी का भी कोई रास्ता नहीं था। उसने काफी कंपनी की रिक्वायरमेंट को समझने के लिए पूरे जापान के दौरे लगाना शुरू कर दिए। अलग अलग फैक्ट्रीज में गया, कार मैन्युफैक्चरर से मिला। अगले कई साल उसने मार्केट को समझने में लगा दिए और उसके बाद होंडा ने एक बार फिर से पिस्टन बनाए। इस बार ये पिस्टन सारी कंपनी के क्वालिटी कंट्रोल पास कर चुके थे। उसको धड़ाधड़ ऑन ऑर्डर्स मिलना शुरू हो गए और एक बार फिर से होंडा को अपने ख्वाब पूरे होते दिखाई दिए। ऑन ऑर्डर को पूरा करने के लिए उसकी कंपनी ने 2000 वर्कर को भी हायर कर लिया। होंडा की ये खुशी सिर्फ चंद महीनों की मेहमान थी, ये किसको मालूम था। 1941 में जापान वर्ल्ड वॉर 2 में कूद गया और मिनिस्ट्री ने कई जापानीज कंपनी को अपने कंट्रोल में ले लिया, जिसमें एक कंपनी सुचाइरो होंडा की भी थी। होंडा को डाउनग्रेड करके उसे ही कंपनी का सीनियर मैनेजिंग डायरेक्टर बना दिया गया और चीजें तब खराब हो गईं जब कंपनी के वर्कर्स को मिलिट्री सर्विस में लगा दिया गया। अगले 3 साल काफी मुश्किल हालत में गुजरे, लेकिन 1944 में ऐसा हुआ कि जिसने होंडा की उम्मीदों पर पूरी तरह से पानी फेर दिया। एयर रेड के दौरान एक मिसाइल सीधा होंडा की फैक्ट्री पे आ लगा। पूरे देश के हालात बदतर होते जा रहे थे। जापान जंग हारता हुआ दिखाई दे रहा था। फिर 1945 में 2 न्यूक्लियर अटैक्स हुए, जिसने जापान की सर से कमर ही तोड़ डाली। इस हादसे के बाद जापान ने अमेरिकन के सामने सरेंडर कर लिया। जंग तो अब खत्म हो चुकी थी, लेकिन होंडा अपना सब कुछ खो बैठा था। उसने अपने बचे कुचे एसेट्स टोयोटा को 4,50,000 येन में बेचे और एक बार फिर से जॉबलेस होकर बैठ गया। ये हालात सिर्फ होंडा के साथ ही नहीं था, बल्कि पूरा जापान बहुत बुरे क्राइसिस से गुजर रहा था। इकोनॉमी मेल्ट हो रही थी, खाना पानी की किल्लत और महंगाई ने सबकी कमर तोड़ रखी थी। पब्लिक ट्रांसपोर्ट का मिलना काफी मुश्किल था, क्योंकि जापान में पेट्रोल भी गायब हो चुका था। इसी दौरान होंडा को जापानीज इंपीरियल आर्मी का एक छोटा इंजन मिला, जिससे वो वायरलेस रेडियो चलाया करते थे। अपनी आदत से मजबूर उसे एक आइडिया आया। उसने सोचा कि क्यों ना इस इंजन को एक साइकिल में लगाकर अपनी ट्रांसपोर्ट की दिक्कत दूर की जाए। इससे ट्रांसपोर्ट आसान भी हो जाएगी और सस्ती भी पड़ेगी, क्योंकि उस दौर में लोग पहले ही महंगाई से बहुत परेशान थे। तो जब उन्होंने यही इंजन एक साइकिल पर लगा देखा तो सबको यह आइडिया बहुत अच्छा लगा। कुछ यूज्ड इंजन तो होंडा को मिल गए, लेकिन लोगों की डिमांड इतनी ज्यादा थी कि अब होंडा ने खुद का नया इंजन डिजाइन कर लिया। ये हिस्ट्री में पहली बार था कि किसी मशीन पर होंडा का लोगो देखा गया। होंडा के पास इतने पैसे नहीं थे कि वो मास लेवल पर यह साइकिल बना सके। उसने 18,000 दुकानदारों के नाम एक ओपन लेटर लिखा। लोगों को होंडा पे इतना भरोसा था कि 3,000 दुकानदारों ने उसको पॉजिटिव रिप्लाई दिया और पैसे भी एडवांस में दे दिए। अगले 3 सालों में होंडा ने एक ऐसी मोटरसाइकिल बनाई जो मार्केट के लिए काफी जरूर थी। ये सुपर कप के नाम से लॉन्च की गई, जिसने आते ही मार्केट में धूम मचा दी। ये मॉडल इतना कामयाब हुआ कि 1958 में इसने अमेरिका की अपनी ट्रायम्फ और हार्ले डेविडसन की सेल्स को भी पीछे छोड़ दिया, क्योंकि होंडा को रेसिंग का बहुत शौक तो था ही। इसीलिए उसने अब स्पोर्ट्स बाइक बनाने का फैसला किया। वो बाइक रेसेस में जाता और जीतने वाली बाइक के खास फीचर्स नोट डाउन करता जाता। इस रेस ने होंडा का नाम पूरी दुनिया में फेमस कर दिया। 1960 में होंडा दुनिया की सबसे बड़ी मोटरसाइकिल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी बन चुकी थी और 1968 तक ये 1 करोड़ यूनिट्स सेल कर चुके थे। कुछ सालों में होंडा की पहली स्पोर्ट बाइक लॉन्च की गई, जिसने 1962 में इंटरनेशनल कंपटीशन में पहली पोजीशन हासिल की। इस रेस ने होंडा का नाम पूरी दुनिया ने फेमस कर दिया। 1960 में होंडा दुनिया की सबसे बड़ी मोटरसाइकिल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी बन चुकी थी। 1 करोड़ यूनिट सेल कर चुके थे। अपनी जिंदगी के 62 साल गुजारने के बाद आखिरकार सुचाइरो होंडा को कामयाबी तो मिल चुकी थी, लेकिन जो सपना वो बचपन से ही लिए बैठा था वो अभी तक पूरा नहीं हो पाया था। होंडा अब कार मैन्युफैक्चरिंग की तरफ भी जाना चाहता था। कई लोगों ने उनको ऐसा करने से मना भी किया, लेकिन उन्होंने किसी की एक न सुनी। उस वक्त जापान में ऑलरेडी टोयोटा और निसान जैसी कंपनीज अपना बिजनेस जमाए बैठी थी। वहां मार्केट में अपनी नई जगह बनाना काफी मुश्किल था। होंडा ने अपनी पहली पिकअप ट्रक T360 लॉन्च की, जो कि फेल हो गई। उसके बाद स्पोर्ट्स कार S500 लॉन्च की, जिसके सिर्फ 1300 यूनिट्स ही बिक पाए। कई सालों की मेहनत और कई डिजाइन्स रिजेक्ट होने के बाद फाइनली 1972 में होंडा सिविक लॉन्च की गई।
ये वो गाड़ी है जिसके नए मॉडल्स आज तक पूरी दुनिया में फेमस है। 1980 में होंडा मोटर्स जापान की तीसरी बड़ी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी थी और सिर्फ 10 सालों में ही ये दुनिया की तीसरी बड़ी कंपनी हो गई। आज होंडा का नाम हमें कार्स, मोटरसाइकिल, बोट इंजन, प्लेन इंजन और कई पावर टूल्स पे देखने को मिलता है। सुचाइरो होंडा ने होंडा सिविक के लॉन्च होने के अगले ही साल 1973 में कंपनी से रिटायरमेंट ले ली थी और 5 अगस्त 1991 को उनकी जिंदगी का ये सफर हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो गए।